वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को एक साथ वेरी वेरी गुड इवनिंग और नमस्कार। आज हम फिर से आप सभी लोगों के सामने नई सीरीज़ को लेकर हाजिर हुए हैं, है ना। और जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसकी नेक्स्ट क्लास है और आज हम जीके का जो सेक्शन है उस पर डिस्कस करेंगे। जीके के जो जेल पहरी में पिछली बार क्वेश्चन आए हुए हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे और उनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी का एनालिसिस इस पूरे वीडियो में हम करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है और साथ में जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उनको भी आपको साथ में नोट करते चलना है, ताकि आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं अगर उनसे बनते हैं तो वो आप बहुत अच्छे से उनको कर पाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आया था आपका कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपने कई बार सुना हुआ होगा। और ये जो उद्यान है ये किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। पिछली बार पूछा गया था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है ना। कहाँ स्थित है ये आप सभी जानते हैं कि असम में स्थित है ना। असम में स्थित है ये, और असम में स्थित है और वहीं पर एक जानवर पाया जाता है इस उद्यान में जिससे हम कहते हैं एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था कि एक सींग वाले गेंडे के लिए और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर आपसे ऑप्शन में काजीरंगा नहीं रहता तो आप फिर क्या लगाएंगे, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी असम में है। हो सकता है कभी मानस ऑप्शन में ना हो, तो मानस ऑप्शन में ना हो तब आप क्या लगाएंगे, तब आप लगाएंगे जालदापारा। क्या लगाएंगे, जालदापारा। जालदापारा कहाँ पड़ता है, जालदापारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, तो वो भी एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये ज्यादा है, लेकिन कभी हो सकता है ऑप्शन में ना हो। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में यूनेस्को में सम्मिलित किया था। ठीक है, यूनेस्को में शामिल किया था, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व धरोहर है उसमें इसको सम्मिलित कर दिया था। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है हाँ गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और गेंडा दिवस जो है वो 22 सितंबर को मनाया जाता है। 22 सितंबर को गेंडा दिवस मनाया जाता है ना। थोड़ी असम की बात कर लेते हैं। असम जो है ये हमारे नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है और असम जो है, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, है ना। जगदीश मुखी राज्यपाल हैं, है ना। राजधानी आपको पता है कि दिसपुर है। असम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे विश्व का और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप समूह यहीं स्थित है, जो कि लगभग 929 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ना। मोसेरा था पहले ब्राजील का, लेकिन अब इसके बाद ये हो गया है ना, माजुली हो गया है। और हमारे भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप भी यहीं स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। उसका नाम आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है। मैंने हिंट दे दी, असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है ना। यहीं पर सबसे बड़ा है और यहीं पर सबसे छोटा है। बात क्लियर है। हमारे भारत का सबसे बड़ा जो ब्रिज है, सबसे बड़ा जो पुल है वो भी यहीं पर स्थित है, जिसे हम ढोला साधिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ढोला साधिया। और ढोला साधिया को ही भूपेन हजारिका पुल कहा जाता है। ठीक है, दोनों नाम है, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन में आ सकता है। तो ये सबसे बड़ा पुल है ना। ये केवल सड़क है, ये केवल सड़क वाला पुल है। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है ना। 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये भारत का सबसे लंबा पुल है। लेकिन हो सकता है कभी आपसे पूछ लिया जाए, एक बात और याद रखना, ये जो पुल है ये लोहित नदी पर स्थित है। किस नदी पर, लोहित नदी पर, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक है। लेकिन कई बार ऑप्शन में केवल ब्रह्मपुत्र ही आ जाता है, तो आपको टिक करके आगे निकल जाना है। लेकिन अगर आपसे कभी पूछे कि सड़क प्लस रेल दोनों में भारत का सबसे बड़ा पुल कौन सा है, तो वो भी यहीं स्थित है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, बोगीबील। किस नाम से, बोगीबील। तो बोगीबील रोड प्लस रेल दोनों में सबसे लंबा है, जो कि यहीं स्थित है, जिसकी लंबाई लगभग 4.56 है ना, 4.5 किलोमीटर की लगभग है इसकी लंबाई। और ये मध्य प्रदेश का रेल तथा सड़क में सबसे लंबा पुल है ना। और ऐसी बहुत सारी चीज़ों को आपको याद रखना है जो असम से पूछी गई है। हिमा दास के बारे में पूछा जाता है। हिमा दास जिन्होंने बहुत सारे इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है ना, रनर हैं, ये दौड़ती हैं, धावक हैं, इसलिए इन्हें सेकंड उड़न परी भी कहा जाता है। फर्स्ट उड़न परी पीटी उषा को कहते हैं जो केरल की थी, लेकिन इन्हें सेकंड उड़न परी और ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये ढिंग की निवासी हैं, असम के छोटे से क्षेत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1948 में संविधान सभा में भाषाई प्रांत आयोग का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था, है ना। भाषाई प्रांत जो है इनके लिए एक आयोग बना था। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि जब राज्य का निर्माण हो रहा था तो राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ। भाषा के आधार पर हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि रामुलु स्वामी की मृत्यु हो गई थी। बहुत लंबी कहानी है, मैंने एक वीडियो में समझाया हुआ है।
मध्य प्रदेश का वीडियो देख लेंगे आप, उसमें आपको पूरा बता दिया है। तो एस के धर ये पूर्व रिटायर जस्टिस थे, कहाँ के, इलाहाबाद के, और एस के धर का आयोग बना था, है ना। तो एस के धर जी ने नेतृत्व किया था और एस के धर जी के ही नाम पर आयोग बना था, और इस आयोग को गलत साबित कर दिया था। फिर जेबीपी कमेटी बनी थी, गलत साबित तो नहीं किया था, जो चेक किया था, है ना। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की कमेटी बनी थी। फिर इस तरीके से फाइनली भाषा के आधार पर राज्य बनना स्टार्ट हुआ था। तो एक लंबी कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि गन गैरेज फैक्ट्री किस जिले में स्थित है ना। गन गैरेज फैक्ट्री ये कई बार पूछा जाता है। गन गैरेज फैक्ट्री, है ना, जबलपुर जिले में स्थित है। आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जबलपुर जिले में स्थित है। जबलपुर में एक जगह पड़ती है खमरिया, है ना, तो खमरिया में ये स्थित है गन गैरेज फैक्ट्री। जबलपुर की हम कुछ बात करते हैं। जबलपुर को, जैसा कि मैंने आपको उससे पूछा था कि संस्कार धानी किसने कहा और गुंडों का शहर किसने कहा, तो किसी ने कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं दिया, है ना। तो संस्कार धानी या सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर को विनोबा भावे के द्वारा कहा गया था, और जबलपुर को गुंडों का शहर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, और जबलपुर जवाली निसी के नाम पर रखा गया है। इसे मार्बल सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मार्बल, जैसे हिंदी में संगमरमर और इंग्लिश में कैल्शियम, इंग्लिश में मार्बल, हिंदी में संगमरमर और साइंस में कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, CaCO3। तो यहाँ ज़्यादा पाया जाता है। भेड़ाघाट आपने सुना होगा, तो वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसे मार्बल सिटी कहते हैं। भेड़ाघाट की अगर बात करें तो भेड़ाघाट जो है यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश का काफ़ी लोकप्रिय जलप्रपात है, जिसे धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। धुआंधार जलप्रपात की एक बार ऊंचाई पूछी गई थी, तो 50 फीट इसकी ऊंचाई है। लेकिन अगर इसकी चट्टानों की ऊंचाई पूछे तो यहाँ की चट्टानें 100 फीट ऊंची हैं, लेकिन इस पर जो धारा है, नर्मदा नदी की धारा है, वो 50 फीट है। तो किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। और किस जिले में है? तो जबलपुर जिले में स्थित है। बात क्लियर है। जबलपुर की और बात करें तो जबलपुर में हमारा वन अनुसंधान केंद्र स्थित है, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी, और जबकि वन प्रबंधन भोपाल में है ना। ये वन अनुसंधान है जो कि देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान की शाखा है, या ब्रांच आप इसे मान सकते हैं। और हाल फिलहाल में जबलपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का गेहूं अनुसंधान केंद्र भी, मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र भी खोला जा रहा है। हाल फिलहाल में यहां पर जबलपुर में दृष्टिगम्य या दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक लाइब्रेरी खोली गई है। ये हाल फिलहाल करंट की चर्चा है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, मध्य प्रदेश का पहला पिंक स्टेशन मदन महल को बनाया गया है, जो कि राजा मदन शाह के नाम पर इसे तैयार किया गया है। तो पहला पिंक स्टेशन है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। पिंक का मतलब जहां पर महिलाएं काम करती हैं, ठीक है। तो ओवरऑल महिलाओं वाला एकमात्र स्टेशन है मदन महल। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, एक बार करंट का है, इसलिए आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किस जनजाति द्वारा नंदना प्रिंट के कपड़े पहने जाते हैं। कुल मिलाकर कपड़े ऐसे बनते हैं जिन पर बहुत सारी कढ़ाई होती है, और उसी को उन्होंने नंदना प्रिंट नाम दिया। तो ऐसी जनजाति जो है वो भील जनजाति है, ठीक है, भील जनजाति है। मध्य प्रदेश और भारत की सबसे बड़ी जनजाति अब भील हो चुकी है ना। पहले गोंड थी और मध्य प्रदेश की भील थी, लेकिन अब ओवरऑल मध्य प्रदेश और भारत दोनों की पूछे तो आपको भील ही लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 2018 में 5वां नदी महोत्सव किस जिले में हुआ। 2018 में 5वां नदी महोत्सव आप जानते हैं, नदी के लिए बहुत सारे कार्य करना। तो ये होशंगाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? होशंगाबाद में हुआ था। अब नदी महोत्सव की बात करें तो आपको पता है कि नर्मदा नदी जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में 15 जिलों से होकर बहती है ना, जिसमें से सबसे ज्यादा जो है वो होशंगाबाद से होकर बहती है। और इसी कारण होशंगाबाद में सबसे शुद्ध सिंचाई है, सबसे ज्यादा सिंचाई है, और बहुत अच्छा उपजाऊ जिला है ये, है ना, होशंगाबाद। और होशंगाबाद की अगर बात करें तो होशंग शाह गौरी, है ना, मालवा के जो सेकंड राजा थे होशंग शाह गौरी के नाम पर इस जिले का नाम होशंगाबाद पड़ा, ठीक है। होशंग शाह गौरी को अल्प खान के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन व्यापम में एक बार पूछा गया था, ठीक है। होशंगाबाद की अगर हम बात करें तो होशंगाबाद जो है यहाँ पर नवजीवन आश्रम जेल स्थित है, ठीक है। लेकिन पहली जेल पूछे तो मूंगावली में, पहली खुली जेल जो थी वो मूंगावली में स्थित है, जो कि अशोकनगर में पड़ता है। लेकिन जो पचमढ़ी है वो यहीं स्थित है, होशंगाबाद में पचमढ़ी स्थित है। पचमढ़ी की खोज कैप्टन फोर्सेथ के द्वारा की गई थी, जिन्होंने अपनी पुस्तक द हाईलैंड में, है ना, द हाईलैंड में पूरा पचमढ़ी का वर्णन किया है। पचमढ़ी में बहुत सारी चीजें हैं, है ना। चौरागढ़ है, धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। 1350 मीटर ऊंची चोटी है, और हमारे मध्य भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है।
ठीक है, धूपगढ़ की चोटी सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ पर बहुत सारे जलप्रपात हैं, जैसे रजत प्रपात है ना, बी फॉल है, और आपका अप्सरा जलप्रपात है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको पचमढ़ी में देखने को मिलती हैं। होशंगाबाद में एक चीज और है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है ना, सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। सतपुड़ा नेशनल पार्क की स्थापना 1981 से हुई थी। तवा नदी इसी सतपुड़ा से निकलती है, सतपुड़ा के पठार से निकलती है। और सतपुड़ा नेशनल पार्क में काला हिरण पाया जाता है। ये कई बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क कौन सा है जहां काला हिरण पाया जाता है, तो वो आपका सतपुड़ा का घना जंगल है ना, सतपुड़ा के घने जंगल। तो सतपुड़ा के घने जंगल पर ही इसका नाम सतपुड़ा नेशनल पार्क रखा गया है। एक बार एक और पूछा गया था क्वेश्चन, कांस्टेबल में आया था कि एसआई में आया था, दोनों में से किसी एक में आया था, कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहां पर बाघ का पहली बार डीएनए परीक्षण किया गया। बाघ का पहली बार डीएनए परीक्षण किया गया, तो वो सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, यहां पर एक टूरिज्म पार्क भी बनाया गया है, टूरिज्म पार्क भी बनाया गया है। तो टूरिज्म पार्क बनाने वाला उद्यान भी सतपुड़ा नेशनल पार्क है। तो ऐसी कुछ जानकारी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आपका जो इटारसी जंक्शन है वो भी होशंगाबाद में पड़ता है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जंक्शन है। ठीक है, सबसे बड़ा रसोई घर जो ट्रेन का होता है वो भी होशंगाबाद के इटारसी में स्थित है। ठीक है, तो ऐसी कुछ बातें आपको याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1959 में पंचायती राज व्यवस्था कहां से शुरू हुई, तो ये राजस्थान से शुरू हुई। सबको पता है राजस्थान में एक जगह पड़ती है नागौर, और वहां पर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। और ये जो स्थापना है बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर हुई थी। अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, सिंघवी समिति, बहुत सारी समिति बनी, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर अवार्ड कब दिया जाता है, बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर अवार्ड कब दिया जाता है, तो गणतंत्र दिवस पर, है ना। ये वार्षिक पुरस्कार है, एनुअल पुरस्कार है, वार्षिक एक वर्ष में एक बार दिया जाता है, और गणतंत्र दिवस पर बच्चों को दिया जाता है। अगली बार हो सकता है पूछ ले कि राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो बच्चों को सालाना दिया जाता है, वार्षिक दिया जाता है। कब दिया जाता है, गणतंत्र दिवस को। हो सकता है कभी डेट दे दे तो 26 जनवरी। नेक्स्ट, राजकीय मछली महासीर। देखो, राजकीय मछली महासीर किस जीन की मछली है, किस जीन की मछली है। देखो, इस बार जीन पूछ लिया। जीन का मतलब है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको कुछ चीजों के जो जंतु विज्ञान के हिसाब से जो नाम है ना, जो साइंटिफिक नाम है, जूलॉजिक नेम है, वो आपको याद रखना है। तो उसी जूलॉजिक नाम के आधार पर उसका वो जीन कहलाता है ना। तो इसका जो जंतु विज्ञान के आधार पर नाम है वो टोर है ना, टोर है। तो टोर जनजाति, टोर जीन की ही मछली है महासीर। महासीर का आप आज साइंटिफिक नेम सर्च करना तो वो टोर मिलेगा आपको, टोर ही इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदर्श हमने प्रस्तावना में कहां से लिए हैं, है ना। तो ये जो रूसों की क्रांति थी तो उससे ये लिए गए थे, है ना, सामाजिक, आर्थिक, न्याय, आदर्श। नेक्स्ट पूछा था कि ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो केरल में। ओणम त्योहार केरल में मनाया जाता है। आपको पता है केरल जो है 1956 में बना था। वर्तमान सीएम विजय रूपानी जी हैं, वर्तमान सीएम पी विजयन हैं, वर्तमान सीएम यहाँ के पी विजयन हैं, और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। ठीक है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, है ना। और सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है हमारे भारत का। और दूसरा साक्षर राज्य कौन सा है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, दूसरा साक्षर राज्य। और इस राज्य का सबसे साक्षर जिला जो है वो एर्नाकुलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि नए विकास बैंक के साथ एमपी में किससे ऋण लेने के लिए समझौता किया है ना। विकास बैंक विकास करने के लिए मध्य प्रदेश को ऋण दिया गया है। ये किससे लिया गया है और क्यों लिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट सड़क परियोजनाओं के लिए, है ना। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, न्यू डेवलपमेंट बैंक से हमने ऋण लिया है। एक टेस्ट में पूछा था कि हमने मतलब मध्य प्रदेश ने ऋण किससे लिया है, तो ऋण किससे लिया है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक से लिया है। किसके लिए लिया है, डिस्ट्रिक्ट सड़क परियोजना, जिला सड़क परियोजना के लिया है। किसने लिया है, मध्य प्रदेश ने लिया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 1994 में तिहाड़ जेल, है ना, तिहाड़ जेल के बारे में आपने बहुत सारी फिल्मों में सुना होगा। तो तिहाड़ जेल में बहुत अच्छे काम किए एक आईपीएस अधिकारी ने, है ना, और उसी काम के लिए इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। तो उनका नाम पूछा था, तो आप सभी को पता है सबसे
अच्छी जो आईपीएस अधिकारी अब तक की रही हैं वो किरण बेदी हैं, है ना। तो किरण बेदी जो हैं वो 1994 में तिहाड़ जेल में नियुक्त थी और इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया। अगली बार हो सकता है पूछ ले कि क्यों नवाजा गया, तो ऑप्शन रहेगा तिहाड़ जेल सुधार के लिए। कब नवाजा गया? 1994 में। किसे नवाजा गया? किरण बेदी को। किससे नवाजा गया? रमन मैग्सेसे पुरस्कार से। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके उपलक्ष्य में दिया जाता है? तो फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, उनके आधार पर, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 2011 में लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड किसे दिया, है ना। तो इस समय का करंट क्वेश्चन था। तो प्रोफेसर यश पाल को लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड मिला था। नेक्स्ट, 2018 में कड़कनाथ को कौन सा टैग दिया गया? देखो कड़कनाथ का फिर आ गया। कड़कनाथ का हर एक दूसरे सेट में पूछा ही जाता है। तो कड़कनाथ जो मुर्गा है इसको कौन सा टैग मिला? तो जीआई टैग, है ना, जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेतक कहते हैं। हो सकता है अगली बार पूछे कि किसे दिया गया, तो कड़कनाथ मुर्गे को। कहाँ के मुर्गे को दिया गया? झाबुआ के मुर्गे को दिया गया। कब दिया गया? 2018 में दिया गया। कौन सा टैग दिया गया? जीआई टैग दिया गया। एक प्रश्न से कम 4 से 5 प्रश्न बनने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित किया है? मतलब न्यूनतम समर्थन, जैसे आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में गेहूं बिकता है, तो गेहूं के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य अभी शायद 1925 रुपए रखा गया है। 1925 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है कि सरकार ने एक कीमत निर्धारित कर दी है और कहा है कि इससे कम जो है वो ये जो फसल है वो नहीं बिकेगी, मतलब उसकी जो अनाज है वो नहीं बिकेगा। तो गेहूं का 1925 रखा गया है, लेकिन कुछ व्यापारी इससे कम भी खरीदते हैं, लेकिन सरकार इतने पर खरीद लेती है। ठीक है, तो वो कौन निर्धारित करता है? कृषि लागत कीमत आयोग। एक आयोग बनाया गया है, कमीशन बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? कृषि लागत कीमत, है ना। सीधी सी बात है, कृषि के लिए लागत और कीमत निर्धारित करेगा, ऐसा आयोग बना है और वही आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करता है। नेक्स्ट पूछा था कि मध्य प्रदेश में बॉक्साइट क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश में बॉक्साइट आपको पता है अयस्क होता है और इससे एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम प्राप्त होता है। एल्युमिनियम आप जानते हैं, है ना, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। एल्युमिनियम से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइट से प्राप्त होता है ना। बॉक्साइट क्या है? देखो बॉक्साइट एक अयस्क है और अयस्क में एल्युमिनियम तो रहता ही है, लेकिन एल्युमिनियम के साथ और भी बहुत सारी अशुद्धियां रहती हैं, तो उसे हमने अयस्क कह दिया। तो एल्युमिनियम जो है, बॉक्साइट क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा है। आपका सबसे ज्यादा बॉक्साइट प्राप्त होता है बालाघाट से। मैंने बताया था, बा से बालाघाट, बा से बॉक्साइट, बा से बांस, बा से बरसा, बा से बन, ये सारी चीजें बालाघाट में हैं। लेकिन बालाघाट ऑप्शन में नहीं था, तो फिर आपको ऑप्शन में कटनी दिया था, जो कि सही आंसर था, है ना। हो सकता है कभी अमरकंटक दे दे, तो अमरकंटक भी आपका अच्छा। देखो सबसे ज्यादा बॉक्साइट पूछे तो बालाघाट, सबसे अच्छा बॉक्साइट पूछे क्वालिटेड बॉक्साइट तो अमरकंटक में प्राप्त होता है। और इसी कारण अमरकंटक को रेणुकूट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रेणुकूट उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, वहां पर बॉक्साइट मिलता है और हमने उसकी तुलना कर दी है। ठीक है, जैसे पीतमपुर को मध्य प्रदेश का, पीतमपुर को भारत का डेट्राइट कहते हैं, क्योंकि डेट्रॉइट शहर अमेरिका में है और वहां पर उच्चतम क्वालिटी के उद्योग हैं और वैसे ही उद्योग हमें पीतमपुर में देखने को मिलते हैं, तो हमने भारत का डेट्राइट कह दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अमरकंटक से कौन सी नदी नहीं निकलती? कौन सी नदी नहीं निकलती? तो मैं आपको निकलने वाली बता देता हूं, है ना। अमरकंटक से एक नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है और जोहिला निकलती है। 3 नदियां निकलती हैं अमरकंटक से, नर्मदा, सोन और जोहिला। नर्मदा नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है, जोहिला नदी निकलती है। ऑप्शन में था बेतवा, जो कि गलत था, क्योंकि बेतवा नदी अमरकंटक से नहीं निकलती, बल्कि ये रायसेन से निकलती है। रायसेन में एक जगह पड़ती है कुम्हरा गांव, तो कुम्हरा गांव से निकलती है और आपका अशोकनगर, है ना, अशोकनगर विदिशा होती हुई उत्तर प्रदेश में चली जाती है और उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना में मिल जाती है। बेतवा नदी को बेत्रावती के नाम से भी जाना जाता है और सोन नदी का नाम सोन ही है। नर्मदा नदी को नमोदोस नाम के भी नाम से जानता है। नर्मदा नदी को नमोदोस भी कहा जाता है, रेवा भी कहा जाता है, मैकलसोता भी कहा जाता है, सोमोदभा भी कहा जाता है, सोमवती भी कहा जाता है ना, नमोदोस भी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे नर्मदा नदी के नाम हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना के लिए आर्थिक मदद किसने दी है ना। सिंचाई जो है, देखो सिंचाई किसान लोग करते हैं, तो उनकी जो क्षमता है उसमें थोड़ा सा सुधार हो सके, ऐसा सरकार ने घोषणा की। अब जब कोई भी घोषणा करेगा तो पैसा लगेगा, जब पैसा लगेगा तो पैसा हम कर्ज लेंगे, ऋण लेंगे। तो किससे ऋण लिया? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, हिंदी में एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, एशिया का विकास बैंक है, और इससे हमने क्या लिया? कर्ज लिया। नेक्स्ट, कौन सा विमानपत्तन जो है वो रखरखाव के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है ना? तो खजुराहो। खजुराहो में आपको पता है कि खजुराहो में आपका एयरपोर्ट है, और उसे उस विमानपत्तन को रखरखाव के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। 3 और ऑप्शन में थे जहां पर आपका एयरपोर्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 2017 में 62वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी कहां हुई? तो ये इंदौर में हुई थी, है ना। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन रहा है कि 2017 में, अब तो खेल सब बंद हैं कोरोना के कारण। तो ये हमारा पूरा जीएस का सेक्शन था। जीएस के सेक्शन के सारे क्वेश्चन मैंने यहां पर आपको डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। और इसी वीडियो में हम साइंस के क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। साइंस का जो सेक्शन है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको भी हम एक ही साथ कंप्लीट कर लेते हैं, और मैं एक ही साथ इसको अपलोड कर दूंगा, है ना। अलग अलग वीडियो बनाने में अलग अलग अपलोड करना पड़ता है, बहुत सारा कार्य करना पड़ता है, इसलिए इसके साथ ही देखो, जिसको देखना है वो तो देख ही लेगा, जिसको देखना है, जो सिंसियर तरीके से पढ़ाई करता है और जिसे बहुत सारे क्वेश्चनों की जरूरत होती है, तो वो तो इस वीडियो को देख ही लेगा। चलो हम साइंस के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। साइंस के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि उपकला ऊतक अनुपात शरीर स्तर समानुपात पेशी ऊतक अनुपात, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये आपको खुद जज करना पड़ेगा कि जो उपकला ऊतक है इसका काम क्या है? शरीर का स्तर बनाना। उपकला ऊतक का काम क्या है? शरीर का स्तर बनाना। तो वैसे ही पेशी ऊतक का काम क्या होगा? गति प्रदान करना। क्या प्रदान करना? गति प्रदान करना। किसे? जीव जंतुओं को। तो कुल मिलाकर ऊतक, देखो ऊतक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप हो सकता है साइंस बैकग्राउंड से ना हो। आम भाषा में आपके शरीर में जो मांस है, आपके शरीर में जो मांस है ना, उसको कहा जाता है ऊतक, ठीक है, बात क्लियर है। तो जो मांस है, जो उपकला, इसके भी प्रकार हैं। तो ये उपकला जो ऊतक है वो आपके शरीर का स्तर बनाता है, स्तर मतलब लेयर, और जो पेशी ऊतक है वो आपकी गति को निर्धारित करता है, ठीक है। गति मतलब चलना, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक 17 है, और इसका परमाणुक द्रव्यमान 35 है। इसका परमाणुक द्रव्यमान 35 है। अब आप क्लोरीन के प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को बताइए। अलग अलग ऑप्शन थे, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, इसके कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा, है ना। किसी भी परमाणु को जब आप अध्ययन करेंगे तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो उसका एटॉमिक मास है, जो उसका परमाणु द्रव्यमान है, वो उसके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो कुल मिलाकर देखो यहां पर क्या दिया है? मास कितना दिया है? 35। मास यहां 35 दिया है, तो 35 दिया है, और आपको परमाणु क्रमांक जो है वो 17 दिया है। तो 17 को जब आप इससे माइनस करोगे, तो कितना आएगा? 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो 18 क्या होगा आपका? 18 आपके न्यूट्रॉन निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें 17 परमाणु क्रमांक होगा, और 18 ही आपके क्या होंगे? 18 आपके न्यूट्रॉन होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है वो 17 होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 17 होंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि ये क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसने स्थिति पूछी थी स्टेबल स्थिति। जब ये स्टेबल होगा तो ये बॉन्ड बना लेगा, और जब बॉन्ड बना लेगा तो इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डेड हो जाता है, और एक और इलेक्ट्रॉन इसमें आकर ऐड हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन 18 हो जाते हैं। ये कितने हो जाते हैं? 18।
तो इसका जो लास्ट ऑप्शन था वो सही था, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है Ne जहां लिखा होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 लगा देना, क्योंकि 17 होते हैं, लेकिन एक और आ जाता है जिससे ये अष्टक पूरा कर लेता है और इसका जो पेयर है वो बन जाता है। तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 प्रोटॉन होंगे और 18 ही इसके न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निवास समुद्र में तैरता है, मतलब कोई एक निकाय है समुद्र में तैरता है और नदी में डूब जाता है, क्यों? है ना। कोई भी मान लो वस्तु समझ लो, जैसे व्यक्ति है, व्यक्ति को ही आप उदाहरण के तौर पर मान लो, अगर व्यक्ति को आप समुद्र में फेंकोगे तो व्यक्ति समुद्र में नहीं डूबता। ऐसा क्यों होता है मैं अभी आपको समझाता हूं। और नदी में आप व्यक्ति को फेंक देते हैं तो वो डूब जाता है। नदी व्यक्ति की जगह कोई वस्तु भी हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुद्र का जो घनत्व है वो ज्यादा होता है, समुद्र का घनत्व ज्यादा होता है और नदी का जो घनत्व है वो कम होता है। अब आप सोचेंगे कि घनत्व क्या है? कुल मिलाकर घनत्व कुछ नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर स्थान में कोई पदार्थ के अणुओं की अधिक मात्रा होना। जैसे मैं आपसे कहूं कि इस कमरे में ये एक पूरा कमरा खाली है, एक कमरा पूरा खाली है और उस कमरे में मैंने एक लकड़ी की चेयर रख दी, एक चेयर रख दी और पूरा कमरा खाली है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस कमरे में सबसे ज्यादा घनत्व किस चीज का है? तो यहां पर सबसे ज्यादा क्या है? वायु भरी हुई है, वायु पूरे में भरी है, तो वायु का घनत्व यहां ज्यादा है। और लकड़ी जो है वो एक ठो रखी है, एक ठो चेयर रखी है, तो लकड़ी यहां पर कम है। एक व्यक्ति है, व्यक्ति यहां पर कम है। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर वस्तु की अधिक संख्या होना। अब यहां पर समुद्र और नदी दी है, तो समुद्र और नदी में तो हम पानी की मात्रा को देखेंगे। ठीक है, तो नदी में क्या होता है? नदी में पानी तो होता है, लेकिन पानी जो है वो उतना ज्यादा इकट्ठा नहीं होता, क्योंकि पानी जो है वो बहाव के रूप में होता है और पानी की संख्या कम होती है, इसलिए वो ज्यादा घनत्व नहीं हो रखता। लेकिन समुद्र विशाल भरा होता है, इसलिए वो दबाव लगाए हुए होता है एक दूसरे के अणुओं पर और उसमें घनत्व ज्यादा होता है। जब समुद्र में घनत्व ज्यादा होगा और ऊपर से आप उस पर कुछ फेंकेंगे तो जब ज्यादा घनत्व हो तो वो वस्तु को नीचे नहीं जाने देता बल्कि ऊपर को फेंकता है। लेकिन नदी में क्या है? घनत्व कम होता है, इसलिए व्यक्ति को डुबा देता है। तो कुल मिलाकर घनत्व का काम है। इसको भी डिटेल से मैं साइंस में समझाऊंगा, आप क्लियर समझ में आ जाएगा। माता पिता, एक क्वेश्चन पूछा था कि माता पिता अमीबा के 3, माता पिता का मतलब ये है कि माता पिता केवल हम में नहीं होते, माता पिता संसार के प्रत्येक जानवर में होते हैं, चाहे वो अमीबा हो, पैरामीशियम हो, यूग्लिना हो। ठीक है, कोई भी समुद्र का जंतु हो या पक्षी वर्ग हो, सब में माता पिता होते हैं, है ना, जिन्हें पेरेंट सेल कहा जाता है। तो माता पिता की एक अमीबा सेल है और अमीबा सेल में मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। आपको ग्रुप में शेयर कर दिया है, पीडीएफ शेयर कर दिया है, तो ग्रुप में आपको पीडीएफ देख लेना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। वहां पर सारे पीडीएफ दे दिए हैं और जो लोग नए हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मैसेज कर देंगे, मैं ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, वहां पीडीएफ वगैरह आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जो माता पिता की अमीबा सेल है उसमें 3 द्विआधारी विखंडन होते हैं, 3 द्विआधारी विखंडन होते हैं। अब आप ये बताइए कि कितनी अमीबा बन जाएंगी, कितनी अमीबा बन जाएंगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एक अमीबा, एक द्विआधारी विखंडन। द्विआधारी का मतलब होता है 1 से 2 बनना, 1 से 2 बन गई। ठीक है, एक विखंडन हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर 1 से 2 बन गई, इससे भी 2 बनेंगी, इससे भी 2 बनेंगी, फिर एक और हुआ, एक विखंडन, 2 विखंडन। और वही कह रहा है कि द्विआधारी विखंडन होते हैं, द्विआधारी विखंडन होते हैं, लेकिन कितने होते हैं? 3। एक यहां हुआ, ये बन गई, फिर एक यहां हुआ, ये बन गई, फिर एक यहां हुआ, ये बन गई, लास्ट वाली, तो 3 हो गए। 3 द्विआधारी विखंडन हो गए। अब इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल मिलाकर एक अमीबा के अगर 3 द्विआधारी विखंडन होंगे तो कितनी अमीबा बन जाएंगी? 8 अमीबा बन जाएंगी। कितनी अमीबा बन जाएंगी? 8 अमीबा बन जाएंगी। बात क्लियर है? अमीबा आपको पता है प्रोटोजुआ संघ का ये जीव है जो कि एकोशिकीय है, यूनिसेलुलर है। नेक्स्ट पूछा था कि जल जनित रोगों को कैसे रोका जा सकता है? जल जनित मतलब जल से होने वाले रोग। अब सीधी बात है, जल, गंदा जल आप पियोगे तो आप रोगग्रस्त हो जाओगे और स्वच्छ जल आप पियोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। तो इसका सही आंसर था स्वच्छ जल पीने से। स्वच्छ जल पियोगे, ऐसे ऑप्शन थे, स्वच्छ जल पियोगे, गंदा जल पीने से, कीटाणु वाला जल पीने से। तो सीधी सी बात है यार, स्वच्छ जल पियोगे तो आपको जल जनित रोग नहीं होंगे। सिंपल सा, ये तो नॉर्मल था।
नेक्स्ट पूछा था आहार नाल, मतलब एलिमेंट्री कैनॉल आहार नाल का हिस्सा नहीं है। आहार नाल का मतलब होता है कि आपका जो मुंह है, यहां से आपने खाना खाया। जिन लोगों को ये आहार नाल समझ में ना आए, इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर पूरा वीडियो बना दिया है डाइजेशन सिस्टम पर। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करना और उसमें जाना और सबसे पहला वीडियो मैंने बायोलॉजी का अपलोड किया था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का वीडियो आप देख लेंगे, उसमें आपको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि हम खाना खाते हैं और उसका कंप्लीट डाइजेशन कैसे होता है। तो जब हम खाते हैं तो हमारा खाना मुंह में जाता है ना, बक्कल कैविटी में। इसके बाद यहाँ से हमारा यूसोफेगस है ना, यूसोफेगस के बाद स्टमक है, आमाशय है, आमाशय से छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना। इस तरीके से इलियम, कॉलम, स्चियम ऐसा होता हुआ आपका पूरा आहार नाल आपका कंप्लीट रहता है। अब इसमें कुछ बहुत सारे अंग हैं जो जुड़े होते हैं, कुछ अंग इसमें नहीं जुड़े होते। अब जैसे मैं बात करूं, आहार नाल में किडनी जुड़ी है क्या? नहीं जुड़ी। किडनी का कोई लेना देना नहीं है आहार नाल से। आप अगर खाना खाते हैं तो किडनी में वो कहीं से कहीं तक नहीं जाता। खाना किडनी में जाता है क्या? किडनी तो केवल आपका रक्त को फिल्टर करने का काम करता है। वैसे ही मैं आपको बात कहूं कि आहार नाल का हिस्सा हृदय है क्या? हृदय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खाना आपका हृदय में थोड़ी जाता है। हृदय का काम है खून को संचालित करना। वैसे ही मैं आपसे कहूं कि आहार नाल का हिस्सा हड्डी है क्या? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खाना हड्डी में थोड़ी जाता है। ठीक है। फेफड़ों की बात करूं, खाना फेफड़ों में नहीं जाता। फेफड़ों की जो नली होती है ट्रैकिया, उसमें भी नहीं जाता। तो इसका सही आंसर यही था, ट्रैकिया, है ना। ट्रैकिया मतलब होता है जिस नली से आप क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। इंग्लिश में इसको विंड पाइप कहा जाता है, हवा वाली नली, है ना। तो विंड पाइप सही आंसर था। तो ये यहां देखो दो नली हैं। एक नली आपके खाना वाली होती है, जिससे खाना होकर आपके पेट में चला जाता है, और एक नली होती है जिससे आप सांस लेते हैं, है ना। एक बात याद रखना, सांस वाली जो नली है वो आपकी आहार नाल की जो नली होती है उससे बंद होती है ना। एक अंग होता है जिसको एपिग्लोटिस कहा जाता है। एक अंग होता है यहाँ पर छोटा सा, यहाँ दिख रहा होगा आपको गले में, इसको एपिग्लोटिस कहा जाता है। जैसे ही आप खाने का निवाला खाते हैं, एपिग्लोटिस आपका हवा वाली नली के ऊपर आ जाता है और हवा वाली नली के ऊपर से खाना सीधा निकल जाता है और आपकी यूसोफेगस मतलब आहार नाल की ग्रसनी में पहुंच जाता है। बात क्लियर है। इसलिए खाना हमारा फेफड़ों में नहीं जाता। लेकिन कभी कभार ठसका लग जाता है तो उसमें से फिर चावल आपके कभी कभी नाक से भी निकल आते हैं, तो एपिग्लोटिस के अंदर से भी चला जाता है कभी कभी। ठीक है। तो ये हमारे आहार नाल का हिस्सा नहीं है। तो कुल मिलाकर आप एक बार आहार नाल के हिस्से पढ़ लेंगे तो जितने नहीं है वो हिस्से नहीं होंगे। तो उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना दिया था, ताकि डाइजेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं जो आपको गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, पशु का वह भोजन जिसमें कम फाइबर हो और अधिक प्रोटीन हो। कम फाइबर हो और अधिक प्रोटीन हो। ऑप्शन था, है ना, कंसंट्रेट मतलब सांद्र, डाइल्यूट मतलब लिक्विडिटी, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन थे। तो इसका सही आंसर था सांद्र। सांद्र होगा तो प्रोटीन ज्यादा होगा और फाइबर कम होगा। नेक्स्ट, दूरी समय के ग्राफ पर 2 घंटे और 15 मिनट के बाद अक्ष में एक समांतर रेखा आ जाती है। कभी भी आपने देखा होगा कि अगर इस तरीके से ग्राफ चल रहा है, आपने हॉस्पिटल वगैरह में देखा होगा, यहां बना देता हूं मैं, आपने हॉस्पिटल वगैरह में देखा होगा, जो मरीज रहता है उसकी ग्राफ इस तरीके से चलती है, इस तरीके से। तो कभी भी इस तरीके से जब पीक आती है तो उसमें क्रिया हो रही है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा इस तरीके से होते होते ऐसी डेड लाइन आ जाती है। डेड लाइन आ जाती है मतलब व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है मतलब व्यक्ति क्या है? अब विश्राम अवस्था में आ चुका है। विश्राम अवस्था में आ चुका है मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी है। वैसे ही समय और दूरी के ग्राफ में जब समांतर रेखा आ जाती है, मतलब इस तरीके से रेखा आ जाती है, तो उसका सही आंसर क्या था कि 2 घंटे बाद मतलब 2 घंटे व्यक्ति ने यहां पर गति कर ली है, उसके बाद मतलब उसके बाद समांतर रेखा आ गई, तो वो व्यक्ति विश्राम अवस्था में पहुंच गया। कितने मिनट के लिए? 15 मिनट के लिए। तो हर 2 घंटे की क्या करता है? 2 घंटे गति करता है। 2 घंटे गति करता है, फिर समांतर रेखा आ जाती है, 15 मिनट के लिए वो विश्राम करता है। ठीक है ना। हर 2 घंटे बाद 15 मिनट का विश्राम अवस्था इसको दर्शाती है, मतलब इस ग्राफ को दर्शाती है। नेक्स्ट, गैर संपर्क बल है। गैर संपर्क बल है। अब ऐसा कौन सा बल है जिसमें एक वस्तु का दूसरी वस्तु के ऊपर संपर्क नहीं होता लेकिन फिर भी बल लगता है? अब मैं आपसे कहूं घर्षण बल, तो घर्षण बल संभव ही नहीं है जब एक चीज का घर्षण दूसरे पे होगा। जैसे ये मार्कर है, मार्कर से मैंने इस पर लिखा, जब इस पर लिखा तभी तो घर्षण हुआ।
है ना। तो इस पर जब मैंने लिखा तो एक बल लगा, मेरे हाथ ने बल लगाया इस पर और इसको लिख दिया। यहां से मैं लिख पा रहा हूं क्या? यहां से मैं नहीं लिख पा रहा, यहां से नहीं लिख पा रहा तो यहां पर बल नहीं लग रहा। ठीक है, तो घर्षण क्या है? घर्षण में संपर्क होता है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है? गैर संपर्क, संपर्क नहीं होना चाहिए। जैसे बिजली, बिजली एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वायर चाहिए। वायर क्या है? संपर्क करा रहा है, संपर्क, संपर्क हो रहा है आपका, है ना। तो गैर संपर्क, अब गैर संपर्क क्या है? सबसे पहला होता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल मतलब पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है। ठीक है, तो आपका कोई भी अगर संपर्क नहीं है फिर भी गुरुत्वाकर्षण लगता है। मैं मानता हूं कि हम जमीन पर खड़े होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण लगता है, लेकिन अभी तो लगा है गुरुत्वाकर्षण, लेकिन आप छत से अगर गिरेंगे तो आप जब हवा में होंगे बीच में तब भी तो आपको गुरुत्वाकर्षण लगेगा। तो कुल मिलाकर ये संपर्की और गैर संपर्की दोनों हैं। ठीक है, संपर्क में वस्तु आ जाती है क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो सर्वात्रिक है ना, इसलिए नियतांक माना जाता है। लेकिन ये लगता कहां है? ये लगता है गैर संपर्की स्थिति में। आपने देखा होगा कि बॉल जब तक धरती में डली है, बॉल जो है जब तक धरती पे है तब तक हमें समझ में नहीं आता, लेकिन बॉल को जब आप आसमान में उछालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बॉल नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण लगता है। तो जब अधर में है फिर भी नीचे की ओर बल लग रहा है, मतलब बॉल जमीन से संपर्क में नहीं है, बॉल जमीन से संपर्क में नहीं है लेकिन फिर भी जमीन की ओर अग्रसर है, इसलिए कैसा बल है? गैर संपर्की। एक और बल होता है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, चुंबकीय बल भी संपर्की नहीं होता। चुंबक को जब आप देखा होगा आपने, चुंबक दूर रहती है, चुंबक यहां दूर रहती है लेकिन फिर भी एक दूसरे की ओर आकर्षित होती है, कभी कभी प्रतिकर्षित भी होने लगती है। तो दूर है फिर भी आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण है, मतलब संपर्क में नहीं है फिर भी आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल है, इसलिए चुंबकीय बल भी कैसा होता है? गैर संपर्क बल होता है बस। और इसके अलावा सारे बल संपर्क बल हैं। नेक्स्ट पूछा था कि विद्युत लेपन में हम क्या यूज करते हैं। विद्युत लेपन अगर हमें करना है, इलेक्ट्रो रेडिंग करना है ना, इलेक्ट्रो विद्युत लेपन होता है आपका, है ना, गैल्वेनीकरण होता है, गैल्वेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ धातुएं होती हैं जिनसे ये किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत लेपन में क्या यूज किया जाता है? विद्युत लेपन अगर आपसे कभी पूछा जाए तो कुछ मिक्स धातुएं होती हैं जिसमें क्रोमियम है, जिंक है, आपका सोना है और कॉपर है। ठीक है, क्रोमियम, जिंक मतलब जस्ता, आपका सोना, सोने का होता नहीं है खैर, लेकिन फिर भी अब ऑप्शन में था तो हमको लिखना पड़ेगा। वैसे सोने का उपयोग विद्युत लेपन में नहीं किया जाता। आप खुद सोचो, अगर कोई वस्तु बनेगी, जैसे मोटरसाइकिल बनी है, मोटरसाइकिल पे विद्युत लेपन होना है तो कोई सोने का लेपन करेगा क्या? आप खुद सोचिए, फिर उसको कौन खरीदेगा? वायर में अगर लेपन होना है तो सोने का लेपन होगा। तो लेकिन कर सकते हैं, है ना। विज्ञान में क्या है? कर सकना बस पूछा जाता है, करते हैं या नहीं करते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में आप कितनी सारी रिएक्शन पढ़ते हैं, कितने सारे जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो वैसी रिएक्शन क्या हम आम जीवन में करते हैं क्या? नहीं करते, लेकिन वो रिएक्शन होती हैं। तो साइंस में अगर कोई चीज है तो उसको आपको पढ़ना है। बाकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका ज्यादा महत्व है या नहीं, इस ज्यादा निर्भर नहीं करता। लेकिन अगर आपसे कभी गैल्वेनाइजेशन पूछा जाए तो गैल्वेनाइजेशन जो है ना, उसमें केवल जिंक का लेपन किया जाता है और यही अधिकतर रहता है। जितनी भी चीजें आप देखते हैं जिन पर पॉलिश रहता है वो उस जिंक का ही पॉलिश रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 1 किलोग्राम रेत को 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और 30 डिग्री सेल्सियस पर पानी डाल दिया जाता है, तो 1.5 घंटे बाद क्या होगा? 1.5 घंटे बाद क्या साफ होगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम आपने रेत ली, यहां मैं समझाता हूं आपको। मान लो आपने 1 किलोग्राम रेत ले ली, ये बर्तन में, इसमें रेत ले ली, इसको आपने यहां से ताप दिया, इसको आपने यहां से ताप दिया, कितना दिया? 90 डिग्री सेल्सियस, है ना। 90 का मतलब होता है, ये मान के चलो कि उबलने लगेगी। फिर इस पे 30 डिग्री सेल्सियस हुआ, ये फिर कितना हो गया? 30 हो गया। और यहां पर आपने पानी से भर दिया, इस रेत को पानी से भर दिया। अब इसमें पूरे में पानी भी है और रेत भी है। फिर क्या कह रहा है? पानी डाल दिया। अब आधे घंटे बाद क्या होगा? आधे घंटे बाद क्या होगा? आधे घंटे बाद जो होगा वो ये होगा कि जो रेत है और जो पानी है, यहां पर दो चीजें हैं, रेत प्लस पानी,
रेत प्लस पानी, आधे घंटे बाद इसका ताप और इसका ताप इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ताप और इसका ताप बराबर हो जाएगा। बराबर क्यों हो जाएगा? अगर आपने साइंस का एक नियम पढ़ा है, आपने एक साइंस का अगर ऊर्जा वाला नियम पढ़ा है, तो उसमें ये सब बताया गया है कि हमारे ब्रह्मांड में कहीं भी अगर कोई दो निकाय हैं और उनमें ऊर्जा अगर थोड़ी बहुत डिसबैलेंस है और अगर उनको कनेक्ट कर दिया जाए तो हमेशा उच्च से निम्न की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा हो, चाहे हीट हो, चाहे बल हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, तो हमेशा उच्च जगह से, उच्च मात्रा से, उच्च क्वांटिटी से कम क्वांटिटी की ओर उसका प्रवाह होता है। और कब तक होता है? जब तक दोनों साम्य स्थिति में ना आ जाए, मतलब जब तक दोनों बराबर ना हो जाएं। मैंने कई बार आपको उदाहरण बताया है कि दो टंकी लो, एक टंकी में आधी टंकी पानी रखो और एक टंकी में पूरी टंकी पानी भर दो और दोनों को जोड़ दो, तो पानी कहां जाएगा? क्या कम पानी अधिक भरी हुई टंकी की तरफ बह सकता है? कभी नहीं बह सकता। भरी हुई टंकी का पानी इस टंकी में आ जाएगा, तब तक आएगा जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाता। घर में देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारी जो टंकी रहती है सिंटेक्स वगैरह की, उनको नीचे से जोड़ दिया जाता है ताकि दोनों का पानी बराबर रहे। घर से इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत जो है वो पावर हाउस नहीं जाती, पावर हाउस से घर को विद्युत आती है। क्यों आती है? क्योंकि वहां ज्यादा है, यहां कम है। बात क्लियर है? तवा आपने देखा होगा, तवा पर जब आप रोटी बनाते हैं तो पहले तवा वहां गर्म होता है, लेकिन फिर वो धीरे 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 आगे की ओर बढ़ता है, क्योंकि यहां ताप क्या है? कम है। तो यहां रेत का टेम्परेचर कितना हो गया था? 90 डिग्री सेल्सियस। फिर 30 डिग्री सेल्सियस पर आप पानी डाल दिया, फिर क्या होगा? ये दोनों को आधे घंटे तक छोड़ दिया तो इसका ताप इसकी ओर प्रभावित होने लगेगा, 90 से 30 की ओर जाने लगेगा और दोनों बराबर हो जाएंगे, रुक जाएगा, है ना। ऐसे ज्ञान होता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान जिसके पास ज्यादा है वो ज्ञान अधिक ज्ञान से कम ज्ञान की ओर क्या है? प्रभावित होता है। लेकिन कुछ लोग प्रयास करते हैं, ज्ञान कम होता है लेकिन अधिक ज्ञान वाले व्यक्ति को ज्ञान देने की कोशिश करने लगते हैं और अपना जीवन खराब कर लेते हैं। क्योंकि पृथ्वी में जो नियम हैं उन नियमों के विरुद्ध आप चल नहीं सकते। भले ही आप कोशिश करेंगे लेकिन आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो फेल हो सकते हैं लेकिन आपको समझना है चीजों को, नियमों को समझना है कि वास्तविकता में वास्तविकता क्या है। ठीक है, तो हमेशा अपने से अधिक ज्ञानी वाले व्यक्तियों के संपर्क में रहें, निश्चित तौर पर आपको डेफिनेटली फायदा होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर था कि दोनों का ताप बराबर हो जाएगा, साम्य स्थिति में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बिलियन के कण का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर है, तो कण कैसे होंगे? तो कण कोलाइड कण होंगे। आपको पता है कि 1 नैनोमीटर से अगर 100 नैनोमीटर के बीच कण है तो वो कोलाइड कण कहलाता है ना। कोलाइड कण को हिंदी में कलिल कण भी कहा जाता है। कलिल कण अगर लिखा रहे तो आप समझ जाना कोलाइड, है ना। इंग्लिश और हिंदी का थोड़ा सा ही देख लेना। नेक्स्ट, जीव को एक तल में 2 समान टुकड़ों में अगर काटा जाए, मान लो ये तल है, इस पर एक जीव रखा है, ऐसा ये जीव रखा है। इस जीव को मैंने यहां से काट दिया चाकू से, आधा यहां चला गया। इसको हम क्या कहेंगे? ये पूछा है उसने। एक जीव को तल में 2 समान टुकड़ों में काटा है, तो वो जीव कैसा होगा? वो जीव होगा आपका द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति का मतलब होता है बाइलेटरल सिमेट्रिकल। बाइलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि ऐसा जीव जिसको आप 20 से काटोगे तो ये भाग बराबर रहे। अगर बराबर है तो वो कैसा है? द्विपार्श्व सममिति वाला जीव है। जैसे मनुष्य को आप यहां से काटोगे तो दोनों भाग बराबर रहेंगे, ये वाला भी। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी और दूसरे जानवर को काटोगे, जैसे मान लो आपका हाइड्रा है, हाइड्रा को काटोगे, है ना। जैसे नागफनी है, नागफनी आपने देखा होगा, नागफनी ऐसा रहता है। या कोई भी एक अमरबेल है, जैसे अमरबेल है, अमरबेल को आप कहीं से भी काट दो, क्या एक से कटेगा? नहीं कटेगा। सममिति नहीं है, असम्मित कहलाते हैं वो, है ना, असम्मित कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, थल समीर कब चलती है? देखो पिछले वाले सेट में क्या पूछा गया था? जल समीर। जल समीर कब चलती है? और इसमें क्या पूछ लिया? थल समीर। समीर मतलब होता है हवा, कब चलती है? अब मैंने आपको बताया था कि आपको सोचना है। जैसे मान लो पहले एग्जांपल लेते हैं हम थल का। थल समीर का मतलब क्या होगा? थल मतलब जहां आप हैं, भूमि मतलब पृथ्वी। जब पृथ्वी पर समीर चलेगी तो पृथ्वी से समीर कहां चलेगी? पृथ्वी से समुद्र की ओर चलेगी। और पृथ्वी से जो समीर है वो समुद्र की ओर कब जाएगी? जब पृथ्वी गर्म हो मतलब ताप ज्यादा हो, और ये इसका कैसा हो? ताप कम हो।
क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि वो नियम फिर आ गया, अधिक से कम की ओर, अधिक से कम की ओर हमेशा देखो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे हीट हो, चाहे पानी हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे दाब हो, कुछ भी हो, चाहे विद्युत हो, हमेशा अधिक से कम की ओर जाएगी। अब दिन में क्या होता है, दिन में क्या होता है कि पृथ्वी गर्म हो जाती है। दिन में सूरज पड़ा, सूरज पड़ने से पृथ्वी गर्म हुई, और जब पृथ्वी गर्म हो जाती है तो पृथ्वी का ताप अधिक हो जाता है और समुद्र का ताप कम होता है। तो पृथ्वी से कहां की ओर चलने लगती है पवन? समुद्र की ओर, है ना। इसी को हम थल समीर कहते हैं। और ये कब होगी? दिन में होगा। कब होगा? दिन में होगा। दिन में क्यों होगा? क्योंकि दिन में सूर्य रहता है। दिन में सूर्य है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ा, पृथ्वी गर्म हुई, गर्म होने से ताप बढ़ा, ताप बढ़ा तो यहां की वायु अब कम की ओर चली जाएगी, और कम ताप कहां का होता है? समुद्र का होता है। ठीक है। अब ऐसे ही रात को उल्टा हो जाता है, रात को जल समीर चलने लगती है। जल समीर में क्या होता है? फिर समुद्र की जो हवा है वो पृथ्वी की ओर आने लगती है, क्योंकि रात में क्या है? रात में पृथ्वी ठंडी हो चुकी है। रात में पृथ्वी ठंडी हो गई, पृथ्वी का ताप कम गया, है ना। फिर क्या है? पानी एक ऐसी मतलब एक ऐसा द्रव है जो हीट को कंज्यूम कर लेता है। रात को पृथ्वी तो ठंडी हो जाती है, लेकिन पानी दिन भर के ताप से रात को भी गर्म रहता है, क्योंकि उसकी ऊष्मा धारिता सबसे ज्यादा होती है। मतलब आप किसी भी लोहे को गर्म करेंगे, पानी को गर्म करेंगे, दूध को गर्म कर देंगे तो लोहा जल्दी ठंडा हो जाएगा, धातु जल्दी ठंडी हो जाएगी, दूध जल्दी ठंडा हो जाएगा, लेकिन पानी सबसे ज्यादा देर तक गर्म रहता है, क्योंकि उसकी ऊष्मा धारिता सबसे ज्यादा है। तो समुद्र गर्म रहता है क्योंकि विशाल समुद्र है, तो फिर गर्म से ठंडे की ओर, मतलब रात में जल समीर चलने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पाश्चुरीकृत दूध का तापमान कितना होना चाहिए? पाश्चुरीकृत जो दूध है उसका तापमान कितना होना चाहिए? ठीक है। पाश्चुरीकृत का मतलब आप जानते ही हैं, दूध को गर्म करना, है ना। जो आपका ये सांची का आता है, खजुराहो का दूध आता है, ये पाश्चुरीकृत दूध होता है। पाश्चुरीकृत का मतलब ये है कि उस दूध में जितने भी वायरस बैक्टीरिया हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है और उसकी पैकिंग कर दी जाती है ना। नष्ट कर दिया जाता है, पैकिंग कर दी जाती है ताकि वो दूध खराब ना हो। अब उनको नष्ट कैसे किया जाता है? उनको नष्ट किया जाता है कैसे? पाश्चुराइजेशन मेथड से। अब इसमें होता क्या है? कुछ नहीं होता, बस दूध को गर्म किया जाता है। आपने भी देखा होगा, घर में भी आप दूध को गर्म कर देते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी दूध खराब हो जाता है, फट जाता है, क्योंकि आप उस फिक्स टेम्परेचर पर गर्म नहीं करते, आप उस फिक्स ताप पर गर्म नहीं करते। उसके लिए ताप निर्धारित किया गया है। उसके लिए जो सही ताप है वो है कि आप 15 सेकंड तक 71 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें, है ना। कहीं कहीं 72 भी लिखा रहता है, कहीं कहीं 72 भी लिखा रहता है, कहीं कहीं 70 भी लिखा रहता है। 71, 72, 70, 71, 72 मिल सकता है। सही आंसर है 71। 15 सेकंड तक 71 डिग्री सेल्सियस पर, या 30 मिनट तक 62.8 डिग्री सेल्सियस पर। ये दो पैमाने दिए गए हैं, ये दो पैमाने दिए गए हैं। अगर आपको दूध अच्छा पाश्चुरीकृत करना है तो आप 30 मिनट तक उसे उबालिए, लेकिन वो उबलना नहीं चाहिए। उबलने लगेगा मतलब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 62.8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जो कि मशीनों से किया जाता है। इस पर है तो ये बहुत बेहतरीन दूध तैयार होता है। इसमें वायरस बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं होता, लंबे समय तक चलता है। आपके पास समय कम है, ये मेथड अपना लो। 15 सेकंड क्या होता है, कोई समय है, लेकिन 71 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बात क्लियर है? तो ये दो प्रकार की क्या है? पाश्चुरीकृत टेम्परेचर है, इन दोनों पर इसको गर्म किया जाता है। एक और होता है जिसे हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, निर्जीवीकरण, जिसमें जीवी पूरे खत्म हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता। उसका है पैमाना आपका 115 डिग्री सेल्सियस और 120 डिग्री सेल्सियस। 115, 120, इसका समय निर्धारित नहीं है। 115, 120 पे आप, है ना, 15-20 सेकंड आप कर लेंगे तो काम हो जाएगा। और घर में हम इसी मेथड को अपनाते हैं। घर में हमारा समय तो कुछ फिक्स होता नहीं है। हमने लिया और देखा कि जब तक वो उबल नहीं रहा तब तक हम उसको गर्म करते रहते हैं। उबलने लगती है कोई चीज तो वो 100 पहुंच जाती है, लेकिन उबलने के बाद 100 के ऊपर पहुंच जाती है तो दूध उबलता है, फिर भी हम रखा रहने देते हैं। मतलब 115, 120, 125, 30 तक पहुंच जाता है और उसमें सारे जीव जंतु खत्म हो जाते हैं। लेकिन उसमें फिर से जीव जंतु, मतलब वायरस बैक्टीरिया आने की संभावना होती है। लेकिन ये जो है ये सबसे उच्चतम मेथड है। लेकिन ऑप्शन कुछ अलग दिया था। ऑप्शन क्या दिया था? 15 से 30 सेकंड 70 डिग्री सेल्सियस,
15 से 30 डिग्री सेल्सियस, 15 से 30 सेकंड 70 डिग्री सेल्सियस। वही मैंने बताया 15 सेकंड 71 डिग्री सेल्सियस। तो कभी कभी 70, 71, 72 ऑप्शन में मिलेगा, तीनों में से एक मिलेगा, तीनों नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट पूछा था कि अग्निशामक में हम किस चीज का यूज करते हैं। जो फायर ब्रिगेड है, कहीं आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड देखा होगा आपने कि पानी को फेंकता है, लेकिन एक बात याद रखना, पानी फेंकने से आग बढ़ती है, हमेशा याद रखना। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है हमारे समाज में कि जब आग लगती है तो हम पानी डालते हैं, तो आग लगती है तो पानी डालने से आग और बढ़ती है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो दिखाई देता है कि बुझ जाती है। लेकिन देखो, दिखाई देता है कि आग बुझ रही है, लेकिन वास्तविक तौर पर आग और बढ़ती है। आग क्या है, पानी डालने से और बढ़ती है। ऐसा भले ही हो सकता है कि आग 10% जगह में लगी हो और आप पानी 100% डालो, पानी 100% डालो तो आग बुझ जाएगी, स्वाभाविक है ना। क्योंकि आटे में नमक जितना झूठ चलता है, थोड़ी बहुत अगर कोई चीज है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर एक हाथी है, अगर हाथी के ऊपर एक चींटी चढ़ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। लेकिन हमेशा आप याद रखना, अगर 10% आग जल रही है और 10% आप पानी डालोगे ना, या 20% पानी भी आप डालोगे ना, तो आग और बढ़ जाएगी। इस बात को हमेशा याद रखना जीवन में। अब आप कहें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक बहुत महान व्यक्ति थे जिनका नाम था एंटनी वॉन लेवाजिए, है ना। तो लेवाजिए ने क्या कहा था कि जो जलना है कि आग का, जिसे हम दहन कहते हैं, वो हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वो हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन दोगे आग उतनी ज्यादा जलेगी। और आपको पता है कि जल जो है वो H2O कहलाता है, और H2O में ऑक्सीजन पर्याप्त होती है, पानी में ऑक्सीजन पर्याप्त होती है। फिर आप कहेंगे फायर ब्रिगेड वाले पानी क्यों डालते हैं। वो पानी डालते हैं, लेकिन पानी के साथ साथ वो क्या डालते हैं, CO2। पानी के साथ CO2 प्लस H2O, ये रहता है उनका फॉर्मूला। हमारे घर में केवल हम पानी डालते हैं, आग बढ़ जाती है। वो क्या करते हैं, वो CO2 डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर वहां होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी भी भयंकर आग लगी हो, अगर वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा दी जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही पहुंचेगी, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है। आपको पता है, गैसेस वाला मैंने वीडियो बनाया है, सारी गैस को पढ़ लेना, उसमें बहुत डिटेल से बताया है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है। जब भारी पहुंचेगी तो हल्की गैस वहां से भाग जाएगी, मतलब ऑक्सीजन वहां से, यहां पर अगर आग लगी है, ऑक्सीजन है, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, ऑक्सीजन जब यहां से ऊपर चली जाएगी, क्योंकि भारी गैस, भारी चीज नीचे रहेगी, हल्की चीज ऊपर चली जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही पहुंचेगी, आग तुरंत बुझ जाएगी, तुरंत, मतलब जल ही नहीं सकती। भले ही आप वहां पर एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे यहां पर आप कार्बन डाइऑक्साइड भर दें पूरे कमरे में, और यहां आप पेट्रोल डाल के आग घंटों भी लगाते रहेंगे ना, आग जल नहीं सकती, मैं गारंटी लेता हूं। लाइटर, पेट्रोल, गैस, किसी भी चीज से आग लगा लीजिए, आग जल नहीं सकती अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो। ये बहुत बड़ा अटल सत्य है, इसको आप समझने की कोशिश करें। तो उस पानी में फायर ब्रिगेड क्या है, पानी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड डालती है। लेकिन याद रखना, कभी आपसे पूछा जाए तो पानी डालने से आग बढ़ती है, भभकती है, इस बात को हमेशा याद रखना। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बिजली की आग लगती है तब हम किस चीज का उपयोग करते हैं। तो बिजली की आग में पानी का उपयोग नहीं होता, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता, वहां CCl4 का उपयोग किया जाता है, CCl4। अब ये CCl4 क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है और बिजली की आग बुझ जाती है। बिजली की आग में पानी डालोगे, पानी आपने हाथ से डाला, पानी वहां पहुंचा, पानी में बिजली दौड़ के आई और आपकी ऐसी तैसी कर दी। बात समझ में आ रही है। तो बिजली क्या है, बिजली में ये सब में बिजली दौड़ जाती है, और जब आप इन बिजली की आग पर जब डालते हैं तो बिजली में करंट आपको लग जाता है, आपकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है बिजली की आग में, इसको हमेशा याद रखना। ये बहुत बड़ी बात है एग्जाम की दृष्टि से भी और आम जीवन में भी। आम जीवन में निश्चित तौर पर आग वगैरह, बिजली का काम आप करते हैं, आग वगैरह जलाते हैं, तो इनको आप थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट, भौतिक परिवर्तन पूछा था कि भौतिक परिवर्तन निम्न में से क्या है। आपको पता है बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघलता है तो बर्फ जब है तब भी H2O है, बर्फ पिघल गया मतलब पानी बन गया तब भी H2O है, और पानी जब भाप बन जाता है तब भी H2O ही होता है। मतलब रासायनिक परिवर्तन होता ही नहीं है। रसायन में हमेशा वो H2O ही रहेगा, चाहे भाप हो, चाहे जल हो, और चाहे बर्फ बन जाए। इसलिए रासायनिक परिवर्तन नहीं, जल का पिघलना या जल का वाष्प बनना या वाष्प का फिर से जल बनना, सब क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। तो फिर रासायनिक क्या है,
जंग लगना, लोहे में जंग लग गई, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, शोर का उदाहरण क्या है? नहीं, शोर का उदाहरण नहीं है, ऐसा पूछा था कि शोर का उदाहरण नहीं है। शोर मतलब हल्ला गुल्ला। ठीक है, तो जो वाद्य यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र समझते हो ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गिटार है, वायलिन है, बांसुरी है, तबला है, ढोलक है, इनसे शोर होता है क्या? इनसे शोर नहीं होता। इनसे क्या है? मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। वही ऑप्शन में था। ऑप्शन में क्या था? वाद्य यंत्र था। वाद्य यंत्र बहुत सारे हो सकते हैं। और इसके अलावा क्या था? मोटरसाइकिल से निकली आवाज, वाहनों से निकली आवाज, कारखानों से निकली आवाज, ये सब शोर है। ये सब बच्चा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट था कि तरल के क्वथनांक के लिए सही कथन क्या है? जैसा तरल है, तरल का मतलब, तरल तो आप जानते हैं, पानी मान लो, यहां पर बना देता हूं, ये पानी है, यहां से आपने ये बना है, ये इसे पानी मान लो। क्वथनांक का मतलब होता है आग देना। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? आग देना। आग देना, और अगर वो उबलने लगे तो वो क्या है? क्वथनांक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि पानी का क्वथनांक क्या है, तो पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस की अगर आप आग जला देंगे तो पानी उबलने लगेगा, वही उसका क्वथनांक है। फर्क कैसे पड़ेगा, उसने ये पूछा है। पानी की प्रकृति पर। पानी की प्रकृति कैसी है, इस पर निर्भर करेगा। पानी अगर ज्यादा गाढ़ा है तो ये 100 से बढ़ जाएगा। पानी अगर ज्यादा पतला है, मतलब कम घनत्व है, अगर उसमें कुछ मिला है तो ये कम जाएगा। उसकी तरलता कितनी है? तरलता का मतलब उसकी लिक्विडिटी कितनी है। अगर लिक्विडिटी ज्यादा है, अगर पानी में आप शक्कर मिला दोगे, पानी में अगर शक्कर घोल दी, तो ये 100 से 120 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ताप, दाब, ठीक है, और शुद्धता, इन सभी चीजों पर ये निर्भर करता है। शुद्धता, कितनी शुद्धता, अगर पानी शुद्ध है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा, अशुद्ध है तो 100 से और बढ़ जाएगा। ठीक है, दाब कितना है वहां पर? दाब अगर ज्यादा है तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, दाब अगर कम है तो कम हो जाएगा। आपने देखा होगा कि यहां पर पानी रखा रहता है, लेकिन अंतरिक्ष में आप जाते हैं तो अंतरिक्ष में पानी ऐसा हवा में उड़ता रहता है, हवा में, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है, दाब नहीं है। ठीक है, तो इन सभी चीजों पर पानी का जो क्वथनांक है वो निर्भर करता है। अंतिम क्वेश्चन पर हम बात करें। अंतिम क्वेश्चन जो है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है, इन क्वेश्चनों से आपके नंबर जो है वो बढ़ जाते हैं। अगर आपके कभी कभी एग्जाम में 70 नंबर आए हैं तो 80 भी हो जाते हैं, अगर आप इन कठिन क्वेश्चनों को करते हैं तो, है ना। तो ऐसे कठिन क्वेश्चनों को कोई नहीं करता, लेकिन आपको करना है, और ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा करके हमें मार्क्स दिलाते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन गलत दिया था, पूछा था कि सोडियम कार्बोनेट है ना, ये सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O का यूनिट मास क्या है? यूनिट मास का होता है इकाई द्रव्यमान। इसका इकाई द्रव्यमान पूछा था। इकाई द्रव्यमान बताओ। इकाई द्रव्यमान का मतलब होता है कि उस अणु का आपको कुल मिलाकर द्रव्यमान पता होना चाहिए। अब इसके लिए आपको पहले आवर्त सारणी पता होगी। आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल अगर आपने पढ़ी है तो आपको इसका, सोडियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, इनके अगर आपको परमाणु क्रमांक पता है तो जस्ट इनका डबल परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु द्रव्यमान खेल क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में इनके सारे दिए थे। सोडियम का होता है 11 परमाणु क्रमांक, कार्बन का होता है 6, ऑक्सीजन का होता है 8, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 8। ये क्या है? ये परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक का जस्ट डबल क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान। 11 दूनी 22, लेकिन ये 23 हो जाता है। 23 दिया था, मतलब 22 है, 11 दूनी 22, 22.8 के लगभग है, लेकिन इसे 23 दिया था, ये क्वेश्चन में दिया था। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, ये एक ही होगा, और ये भी 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब यहां पर सोडियम कितने हैं? 2 सोडियम है, 2 सोडियम है, तो एक सोडियम का 23 और दूसरे सोडियम का 23, ठीक है, इक्वल टू 46 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, नहीं 46 मास है ना, ये मास यूनिट हो जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होगा।
ये 23 कहां से आया, एक सोडियम का 23 और ये दूसरे सोडियम का, क्योंकि यहां Na2 है, एक कार्बन है, कार्बन का कितना है 12, एक ही कार्बन है 12 लिख दो। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन कितने ऑक्सीजन है, CO3 लिखा है ना, तो ये 3 जिसके नीचे लगा है उसकी वैल्यू यहां 3 है, 3 है तो 16 तिया 48 हो जाएगा, ठीक है 48 हो जाएगा। फिर ये अब देखो ये तो सॉल्व हो गया, लेकिन ये सबसे ज्यादा लफड़ेबाज होता है। एक बात हमेशा याद रखना, जिसके नीचे नंबर लगा है उसकी संख्या उतनी ही है, लेकिन उसके सामने अगर नंबर लगा है तो ये सामने पूरे को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे 10H2O मतलब 10 हाइड्रोजन भी है और 10 ऑक्सीजन भी है, 10 हाइड्रोजन भी है और 10 ऑक्सीजन भी है, लेकिन जो नीचे 2 लगा है ना, मतलब हाइड्रोजन यहां भी पहले से 2 है, मतलब 10 दूनी 20 हाइड्रोजन है टोटल, ठीक है। ये कितने हैं, 2 सोडियम है, एग्जांपल से समझना 2 सोडियम है, लेकिन मैं यहां से 10 लिख दूं, 10 दूनी 20 सोडियम हो जाएंगे, यहां मैं 20 लिख दूं तो 20 दूनी 40 सोडियम हो जाएंगे, है ना। लेकिन कार्बन कितने होंगे 20 होंगे, ऑक्सीजन भी कितने होंगे 20 होंगे, लेकिन ये 3 जुड़ा है तो यहां इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो 10 हाइड्रोजन मतलब 10 दूनी 20 हाइड्रोजन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 20 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन कितने 10 ऑक्सीजन होंगे, क्योंकि यहां 10 का कुल मिलाकर नीचे का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई 10 में 20, अब यहां 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 10 ही आएगा, ठीक है। तो 20 हाइड्रोजन और 10 ऑक्सीजन। अब 1 हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 20 हाइड्रोजन की वैल्यू 20 हो जाएगी। 1 हाइड्रोजन की वैल्यू 1 दी है, 20 हाइड्रोजन की वैल्यू 20 हो जाएगी। ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है 16 ऑक्सीजन की वैल्यू, लेकिन 10 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन की वैल्यू 16 है, 10 ऑक्सीजन है, इक्वल टू 160 वैल्यू हो जाएगी। 160 को यहां लिख दो, इनको ऐड कर दो, यूनिट मास मिल जाएगा, सिंपल। 4 और 2 6, 6 और 2 8, $286, ये आंसर है। 286 इसका क्या होगा, मास यूनिट होगा, है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस इसमें सब कुछ दिया होता है, बस आपको आना चाहिए, करते आना चाहिए आपको करते अगर आता है तो आप बहुत अच्छे से कर जाएंगे। अब देखो ये वैसे तो ये याद रखने वाली चीजें हैं, ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन में पहले से ही दिया था, क्योंकि यहां पर आपको रिसर्च लेवल का पेपर नहीं दे रहे, यहां पर कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, इसलिए ये सारे जितने भी क्वेश्चन आते हैं इनकी वैल्यू दी रहती है क्वेश्चन में, बस आपको पुट करते हुए और उसको निकालते आना चाहिए, तो बहुत ईजी तरीके से होता है, ये फ्री के नंबर होते हैं, बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। वीडियो को आप कंटिन्यू देखें, कंटिन्यूटी को बरकरार रखें, और इसी तरीके से हमारा निरंतर प्रयास होगा। लगभग सारे सेट समाप्त हो चुके हैं, बस एक सेट और बचा है, एक सेट के बाद हम इस सीरीज को खत्म करेंगे, और उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, और उसमें मध्य प्रदेश को मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। खुश रहें, मोटिवेटेड रहें और इसी तरीके से तैयार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।